It's one small step for man, one giant leap for mankind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम साइंस के नए उफ़क़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद साइंसी इजादात और तहकीकात को आसान रंग में आप तक पहुँचाना है। हमारे इस प्रोग्राम के भी 3 सेगमेंट होंगे। हम हर सेगमेंट में एक टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, कि आखिर वो कौन कौन से नए तरीके हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे एनर्जी हासिल की जा रही है। इसी ज़िमन में हम अपने दूसरे सेगमेंट में सोलर एनर्जी यानी कि शमसी तवानाई के बारे में बात करेंगे। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम बायोफ्यूल यानी कुदरती ईंधन के बारे में बात करेंगे कि उसको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी की इजादात ने दुनिया को बदल डाला और 21वीं सदी में इनोवेशंस का सिलसिला जारी है। आज इंटरनेट और कंप्यूटर्स की बदौलत दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल अब एक आम बात है और हम में से अक्सर लोग अपना बहुत सा वक्त इंटरनेट पर गुजारते हैं। लेकिन एक तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर लोग इस वक्त तफरीह हासिल करने और बिला मकसद इस्तेमाल में सर्फ करते हैं, जिससे ना सिर्फ वक्त का ज़िया बल्कि इखलाकियात पर भी मनफी असर होता है। इंटरनेट को तफरीह के अलावा भी बेशुमार कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जानने से पहले हम देखते हैं कि आखिर इंटरनेट क्या है। नाज़रीन, इंटरनेट का आगाज़ अमेरिका में 1960 की दहाई में हुआ, जब कंप्यूटर्स भी अपनी इब्तदाई हालत में थे और इन्हें एक दूसरे के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत महसूस की गई। और जैसे जैसे इन कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा और इस्तेमाल आम होता गया, इंटरनेट का दायरा भी एक मकड़ी के जाल की तरह वसी से वसी तर होता गया। आज इंटरनेट का इस्तेमाल हुकूमती, तालीमी, कारोबारी और निजी सतह पर आलमी नौयत इख्तियार कर चुका है और इसे मालूमात के हसूल, कम्युनिकेशन, रिसर्च, कारोबार और हज़ार मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट के वसी ज़ख़ीरा इल्म तक रसाई हासिल करने के लिए हम सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम यह है कि वो हर वक्त इंटरनेट पर नज़र रखते हैं कि इस पर किस किस मौजू का मवाद कहाँ पर मौजूद है। इन सर्च इंजन्स में www.google.com, www.bing.com और www.yahoo.com काबिल ज़िक्र हैं। आइए हम देखते हैं कि गूगल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर हम अहमदियत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में google.com लिखेंगे, जो हमें गूगल के मेन पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर हम सर्च बार में अहमदियत लिखेंगे और सर्च का बटन प्रेस करेंगे। इसके साथ ही चंद लम्हों में हमें नताइज स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। इन नताइज में अहमदियत से मुतल्लिक वेबसाइट्स के लिंक्स मिलेंगे, जिन पर क्लिक करने से हम इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। अगर हम अपनी सर्च को मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो नताइज के साथ साथ तस्वीर, नक्शों, वीडियोज़, ख़बरों और किताबों वगैरह के लिंक्स भी दिए गए हैं। मसलन इमेजेस पर क्लिक करने से हमें उन तमाम तस्वीर के लिंक्स मिल जाएंगे जो इंटरनेट पर किसी न किसी रंग में जमात अहमदिया से मंसूब हैं। वाज़ेह रहे कि इंटरनेट एक खुला प्लेटफॉर्म है, इस वजह से यहाँ पर मुखालिफिन का मवाद भी नज़र आएगा। इसीलिए जमात अहमदिया से मुतल्लिक अथेंटिक या मुस्तनद मालूमात के लिए जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.alislam.org पर इन्हिसार करना चाहिए। इसी तरह से मैप्स पर क्लिक करने से हम उस हिस्सा में चले जाएंगे जो कि गूगल वालों ने बड़ी मेहनत से पूरी दुनिया के नक्शे जमा करके हमारी आसानी के लिए हमें ऑनलाइन प्रोवाइड किए हैं। मसलन अगर हम कादियान के बारे में सर्च करना चाहते हैं
तो हम मैप्स में कादियान लिखेंगे और सर्च करेंगे। इससे हमें कादियान का नक्शा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के साथ साथ फासले और आमदो रफ्त के ज़राए भी मालूम हो जाएंगे। इसी तरह वीडियोस के सेक्शन में हमें नताइज वीडियोस के लिंक्स की शक्ल में मिलेंगे, जिनमें जमात अहमदिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मौजूद वीडियोस वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मवाद, जिनमें किताबें, ब्लॉग्स और ख़बरें वगैरह भी हासिल कर सकते हैं, जो हमारे उस कीवर्ड के मुताबिक होंगे जो हमने सर्च बार में दिया। नाज़रीन, कुछ ही वर्ष पहले जब हम किसी ख़ास मौजू के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे तो हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ या कुतुब खानों का रुख करते थे, जहाँ पर मौजूद इंसाइक्लोपीडिया से मदद ली जाती थी। आज यही इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। इनमें काबिल ज़िक्र विकीपीडिया और ब्रिटानिका हैं। इस वक्त हम आपको विकीपीडिया के बारे में बताएंगे कि हम वहाँ से किस तरह से डाटा को या मालूमात के वसी ज़ख़ीरा को हासिल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पर या किसी भी मौजू के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हम विकीपीडिया के मेन पेज पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गूगल में भी सर्च करेंगे तो अमूमन पहला लिंक विकीपीडिया का ही होता है। वाज़ेह रहे कि विकीपीडिया एक फ्री सर्विस है जिस पर मालूमात को लोगों के ताउन से रखा जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि वो मालूमात ऑथेंटिक या मुस्तनद हों। इंटरनेट का एक दिलचस्प इस्तेमाल रोज़मर्रा के मुख्तलिफ कामों को सीखने के लिए भी किया जा सकता है। मसलन खाना पकाने के मुख्तलिफ तरकीबों को सर्च करने के लिए, और इसके साथ साथ घरेलू इस्तेमाल की मशीनरी की मुरम्मत या नए हुनर सीखने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें अपनी मतलूबा मालूमात के कीवर्ड्स को सर्च इंजन में डालने की ज़रूरत है। इंसानी ज़िंदगी की नकलो हरकत का खासा दारोमदार तवानाई पर है। आज जितने बड़े पैमाने पर तेल, कोयला और कुदरती गैस का इस्तेमाल हो रहा है, इससे खदशा है कि तवानाई के ये ज़खायर जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़खायर ना सिर्फ महदूद हैं बल्कि माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। इसीलिए आजकल इस बात पर तहकीक हो रही है कि तवानाई के उन ज़राए को ढूंढा जाए कि माहौल भी आलूदा होने से बचे और तवानाई भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुदरती वसाइल से तवानाई हासिल करने की तरफ आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, जिससे नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ़ किया जा रहा है। सूरज की रोशनी से शमसी तवानाई या सोलर पावर, समुद्री पानी से तवानाई या टाइडल पावर, ज़मीनी हरारत से जियोथर्मल हीट और बायोफ्यूल को इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, सूरज हमें लाखों सालों से तवानाई दे रहा है। इंसान, जानवर और पौधे सब इसी पर इन्हिसार करते हैं। इंसान हमेशा से किसी न किसी तरह से सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी मुख्तलिफ आलात की मदद से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता आया है। ग्रीक्स, रोमन्स और इसके साथ साथ चाइनीज़ तहजीबों के लोगों ने लेंसेज या अदसों की मदद से एनर्जी हासिल करते रहे। 19वीं और 20वीं सदी में जब सोलर सेल की ईजाद हुई और इसके साथ ही 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मुतारिफ करवाया, जिसकी बिना पर उसको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि सूरज की रोशनी को किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कौन कौन सी सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे सूरज की हरारत को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पावर यानी बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर फोटोवोल्टेक्स की। सूरज की रोशनी हम तक शुआओं की सूरत में, जिनको फोटॉन्स भी कहा जाता है, पहुंचती हैं। जब ये शुआएं सिलिकॉन के बने हुए सोलर सेल पर पड़ती हैं तो इन सेल पर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ये करंट डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट होता है, चूँकि डीसी करंट को घरेलू और सनती इस्तेमाल के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको एक कन्वर्टर की मदद से अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट में तब्दील किया जाता है। छोटे सोलर सेल्स को आपस में मिलाकर सोलर पैनल बनाया जाता है। छोटे सेल्स को छोटी डिवाइसेस पर, जिनमें कैलकुलेटर्स और घड़ियां हैं, इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सोलर पैनल्स को घरों की छतों पर, सेटेलाइट्स पर
या वसी पैमाने पर बिजली हासिल करने के लिए ज़मीन के कई एकड़ रकबे पर प्लांट किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे माहौलियाती आलूदगी यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होती और इससे बिजली के दूसरे ज़राए की तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अखराज नहीं होता जो कि माहौल को आलूदा कर रही है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 हज़ार रुपए में घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। दुनिया में इस वक्त कई फोटोवोल्टेइक पावर स्टेशंस हैं जो कि बड़े पैमाने पर बिजली पैदा कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बिजली कनाडा में मौजूद पावर प्लांट पैदा कर रहा है जो कि 97 मेगावाट है। इसके बाद इटली का पावर स्टेशन जो कि 84.2 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। सूरज की हरारत को एक और टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे थर्मल सोलर एनर्जी कहा जाता है। इनको कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम्स यानी कि CSPs भी कहा जाता है। हजारों शीशों और लेंसेज की मदद से सूरज की रोशनी को एक खास पॉइंट पर मरकूज करते हुए बहुत ज़्यादा मिकदार में हरारत पैदा की जाती है, जिससे पानी को पहले स्टीम में और फिर इस स्टीम के नतीजे में टरबाइन को चलाया जाता है जो कि आगे बिजली पैदा करती हैं। सोलर एनर्जी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इससे सिर्फ दिन के वक्त में ही बिजली पैदा की जा सकती है। इसी मुश्किल को आसान करते हुए और रात को बिजली के हसूल के लिए इन पैनल्स के साथ रिचार्जेबल बैटरीज को लगाया जाता है, जिससे रात को भी बिजली की सप्लाई बरकरार रहती है। दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोलर थर्मल पावर स्टेशंस काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा स्टेशन अमेरिका में है जो कि 354 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। इसके बाद 150 मेगावाट बिजली स्पेन में मौजूद सोलर पावर स्टेशन से हासिल की जा रही है। नाज़रीन, आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि सूरज से हासिल की हुई 1 मिनट की एनर्जी तमाम इंसानों की 1 साल की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। नाज़रीन, हमने पहले एनर्जी रिसोर्सेज में शमसी तवानाई की बात की। इस वक्त हम आपको बायो एनर्जी के बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे इसको हासिल किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोगैस की और फिर बायोडीज़ल की। बायोगैस ऐसी इजाद है जिसको कुदरती गैस, तेल और कोयला के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से बायोगैस हासिल की जा रही है जिससे घरेलू इस्तेमाल और सनती इस्तेमाल में लाया जाता है। सनती इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर जानवरों के गोबर, किचन में इस्तेमाल शुदा मटीरियल जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके या ख़राब सब्जियों और फलों और इसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिक मटीरियल्स यानी नामियाती मुरक्बात को इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इससे गैस के साथ साथ बिजली भी बनाई जाती है। इसे ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल का नाम भी दिया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान चूँकि एक ज़री मुल्क है और इसके 70% अफराद का ताल्लुक ज़राअत के पेशे से है, इसीलिए यहाँ के ऐसे छोटे बड़े बायोगैस के प्लांट्स हैं जिनसे लोग अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। जानवरों के गोबर, किचन में इस्तेमाल शुदा मटीरियल जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके या ख़राब सब्जियों और फलों और इसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिक मटीरियल्स यानी नामियाती मुरक्बात को आपस में मिलाकर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कीमियाई अमल करवाया जाता है। इस कीमियाई अमल को बायोलॉजिकल ब्रेक डाउन यानी कि नामियाती मुरक्बात को तोड़ना भी कह सकते हैं। इसके नतीजे में हमें एक तरफ तो गैस मिलती है और दूसरी तरफ नामियाती मिक्सचर मिलता है जिससे फसलों को खाद के तौर पर दिया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका में 89 बायोगैस 27 मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रहे हैं। ये प्लांट्स अमेरिका में पैदा होने वाले कुल कचरे और फाजल मादों का 13% यानी कि 95,000 टन कचरा मुफीद और महफूज अंदाज में इस्तेमाल करते हुए 23 लाख घरों की बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। 2500 मेगावाट बिजली हासिल की जाती है। इस सनत से 6000 अफराद को रोज़गार मिल रहा है। नाज़रीन, घरों में बायोगैस हासिल करने के लिए होम मेड बायोगैस प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गाय भैंसों के गोबर को इस्तेमाल करते हुए बायोगैस हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, बायोगैस के साथ साथ बायोफ्यूल यानी कि बायोडीज़ल को भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये ईंधन सनती पैमाने के साथ साथ घरों में भी बनाया जाता है और मुख्तलिफ लोग घरों में इसको बनाकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे मार्केट में भी फ़रोख्त करते हैं। बायोडीज़ल को ऑर्गेनिक मटीरियल्स जिनमें घरों और मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल शुदा ऑयल, फसलों से हासिल होने वाली चिकनाई और घी, जानवरों के फाजिल मादे वगैरह से बनाया जाता है। आजकल सनती इस्तेमाल में सूरजमुखी, पाम ऑयल, अलसी, जैतून का तेल और कपास के बीज और इसके साथ साथ जानवरों की चर्बी और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बायोडीज़ल बनाया जा रहा है। बायोडीज़ल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे दूसरे रवायती फ्यूल्स की तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि माहौलियाती आलूदगी नहीं होती। जहाँ दूसरे ज़राए माहौल में काफ़ी बड़े पैमाने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इखराज कर रहे हैं, वहाँ ये माहौल को आलूदा होने से बचाता है। ये ईंधन माहौल दोस्त, मुकम्मल तौर पर कुदरती, इंतहाई सस्ता और दूसरे फ्यूल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बायोडीज़ल को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें रेलवे यूजेज, एयरक्राफ्ट यूजेज, हीटिंग ऑयल और ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों की सनत में भी बायोडीज़ल को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग अपने तौर पर भी इसको बनाकर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और सनती तौर पर भी बड़े पैमाने पर डीजल इंजन और गाड़ियाँ इससे चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ आजकल मार्केट में हाइब्रिड कार्स को भी मुतारिफ करवाया जा चुका है। हाइब्रिड कार्स वो गाड़ियां हैं जो कि रवायती ईंधन के साथ साथ बायोडीज़ल पर भी चलाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ रेलवे इंडस्ट्री में बरतानिया में मुख्तलिफ ट्रेनें बायोडीज़ल पर चलाई जा रही हैं। एयरक्राफ्ट यूजेज में जेट तैयारों को मुकम्मल तौर पर बायोडीज़ल पर चलाने का तजर्बा किया जा चुका है। इसके साथ साथ कमर्शियल फ़्लाइट्स को भी पेट्रोलियम डीजल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी तैयारी में उन तमाम अज्जा को जिनका मैं आपको पहले बता चुका हूँ मिलाकर हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इसमें मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा को जिनमें एथानॉल और अल्कोहल वगैरह शामिल हैं मिलाया जाता है। इसके बाद इसको पानी की मदद से मज़ीद रिफाइन यानी खालिस किया जाता है, जिससे पानी और बायोडीज़ल अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बार बार दोहराने से आखिर में हमें बायोडीज़ल मिलता है, जिसको मुकम्मल तौर पर खुश्क करने के नतीजे में खालिस बायोडीज़ल दस्तयाब होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपकी फीडबैक के मुंतज़िर हैं। अगर आप कुछ और मौज़ूआत के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक के साथ साथ उन मौज़ूआत के बारे में भी बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है pakistan@mta.tv। मैं रिपीट कर दूं, pakistan@mta.tv। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। That's one small step for man, one giant leap for mankind.